नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12वीं के अध्याय 13 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। सविनय अवज्ञा और उससे आगे की हम बात करेंगे और हम ये जानेंगे कि कैसे एक अकेले व्यक्ति को राष्ट्र के निर्माण के साथ जोड़ा जाता है। सिर्फ यही कहा जाता है कि स्वतंत्रता संग्राम में जो सबसे बड़ा पिलर था वो महात्मा गांधी थे। क्यों ज़्यादातर क्रेडिट उन्हें दिया जाता है और क्यों अन्य फ्रीडम फाइटर्स को पीछे की पंक्ति में खड़ा किया जाता है? बहुत सारे सवालों के जवाब महात्मा गांधी से जुड़े इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे और हम महात्मा गांधी जी का जो स्वतंत्रता संग्राम में योगदान है उस पर हम बात करेंगे। तो आइए देखिए, 1915 से लेकर 1948 के महत्वपूर्ण जीवन काल में हम यहाँ पर बात करेंगे। 1930 की ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, जहाँ पर नमक यात्रा शुरू करने से पूर्व जो साबरमती आश्रम है उसके निकट महात्मा गांधी अपने समर्थकों के साथ बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं। एक प्रकार से उनका भाषण आप यहाँ पर से कह सकते हैं। दोस्तों, मोहनदास करमचंद गांधी विदेश में 2 दशक रहने के बाद जनवरी 1915 में अपनी गृह भूमि वापस आए। इन वर्षों का अधिकांश हिस्सा उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बिताया। यहाँ वे एक वकील के रूप में गए थे और बाद में वे इस क्षेत्र के भारतीय समुदाय के नेता बन गए। जैसा कि इतिहासकार चंद्रन देवसेनन ने टिप्पणी की है कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया। दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह के रूप में जानी गई अहिंसात्मक विरोध की अपनी विशिष्ट तकनीक का इस्तेमाल किया। विभिन्न धर्मों के बीच सौहार्द बढ़ाने का प्रयास किया तथा उच्च जातीय भारतीयों को निम्न जातीय और महिलाओं के प्रति भेदभाव वाले व्यवहार के लिए चेतावनी दी। यहाँ पर हम पूरे अध्याय को केवल पढ़ने का काम करेंगे। हमारा प्रयास ये नहीं रहेगा कि हम सिर्फ पॉइंट देखें और निकल लें। हमारा मतलब ये भी होना चाहिए कि इतिहास की जो घटनाएं घटित हुई वे वास्तविक रूप में क्यों घटित हुई और उनके पीछे की मानसिकता क्या थी। जबकि आप केवल तथ्यों को पढ़ते हैं तो आप ऐसी सोच आपकी नहीं बन पाती है कि आप इतिहास को एक बेहतर तरीके से समझ पाएँ। तो इस वीडियो में हम केवल और केवल सामान्य रूप से यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करेंगे और आपको वीडियो के दौरान लगातार अपने लेवल पर नोट्स बनाने का प्रयास करना है। और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद क्योंकि एक्चुअल में मैं पढ़ ही रहा हूँ, ना तो मैं कुछ बेहतर तरीके से समझा रहा हूँ ना ही कुछ हो रहा है, सिर्फ मैं एक स्टोरी की तरह पढ़ रहा हूँ और आपको ध्यान से सुनना है, नोट्स बनाना है। इसके बाद मैं अपने नोट्स तैयार करूँगा और फिर उनके ज़रिए आपको समरी देने की कोशिश करूँगा। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। 1915 में जब महात्मा गांधी भारत आए तो उस समय का भारत 1893 में जब वे यहाँ से गए थे तब के समय से बहुत अलग था। यद्यपि यह अभी भी एक ब्रिटिश उपनिवेश था, लेकिन अब यह राजनीतिक दृष्टि से कहीं अधिक सक्रिय हो गया था। अधिकांश प्रमुख शहरों और कस्बों में अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखाएं थीं। 1905 और 7 के स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से इसने व्यापक रूप से मध्य वर्गों के बीच अपनी अपील का विस्तार कर लिया था। इस आंदोलन ने कुछ प्रमुख नेताओं को जन्म दिया, जिनमें महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक, बंगाल के बिपिन चंद्र पाल और पंजाब के लाला लाजपत राय थे। ये तीनों लाल पाल के नाम से जाने जाते थे। इन तीनों का यह जोड़ उनके संघर्ष के अखिल भारतीय चरित्र की सूचना देता था, क्योंकि तीनों के मूल निवास क्षेत्र एक दूसरे से बहुत दूर थे। इन तीनों नेताओं ने जहां औपनिवेशिक शासन के प्रति लड़ाकू विरोध का समर्थन किया, वहीं उदारवादियों का एक समूह था जो एक क्रमिक व लगातार प्रयास करते रहने के विचार का हिमायती था। इन उदारवादियों में गांधी जी के मान्य राजनीतिक परामर्शदाता गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्हें गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, के साथ ही मोहम्मद अली जिन्ना भी थे, जो गांधी जी की ही तरह गुजराती मूल के लंदन में प्रशिक्षित वकील थे। गोखले ने गांधी जी को एक वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी, जिससे कि वे इस भूमि और इसके लोगों को जान सके। यहाँ पर आप तस्वीर में देख सकते हैं दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में महात्मा गांधी, आप उनकी यह तस्वीर देख सकते हैं।
दोस्तों, उनकी पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई। इस समारोह में आमंत्रित व्यक्तियों में वे राजा और मानव प्रेमी थे, जिनके द्वारा दिए गए दान ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में योगदान दिया। समारोह में एनी बेसेंट जैसे कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण नेता भी उपस्थित थे। इन प्रतिष्ठित व्यक्तियों की तुलना में गांधी जी अपेक्षाकृत अज्ञात थे, क्योंकि भले ही वे दक्षिण अफ्रीका में एक प्रसिद्ध नेता रहे हों, लेकिन यहाँ पर उन्हें कोई नहीं जानता था, क्योंकि उस समय ऐसा सोशल मीडिया तो नहीं था कि आपको पता चल जाए कि हाँ, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा फेमस है। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप भारत आ रहे हैं तो आप उनके पीछे दौड़ने लग जा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आए, डोनाल्ड ट्रंप आए। लेकिन सोचो, मोबाइल फ़ोन वगैरह रहते ही नहीं, और कोई आपको बताता भी कि ये अमेरिका के राष्ट्रपति, तो आपका सम्मान जागता। लेकिन आप कैसे उनके प्रति इतने जुझारू हो पाते जितने आज हो सकते हैं, क्योंकि उस समय पर उनको जानने का कुछ साधन था ही नहीं। यही कुछ यहाँ पर गांधी जी के साथ भी हो रहा था। उन्हें उनके अफ्रीका में किए गए कार्यों के आधार पर यहाँ पर आमंत्रित किया गया था, बल्कि उनकी प्रतिष्ठा भारत में अभी कुछ भी नहीं थी। जब गांधी जी की बोलने की बारी आई तो उन्होंने मजदूर गरीबी की ओर ध्यान न देने के कारण भारतीय विशिष्ट वर्ग को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निश्चय ही अत्यंत शानदार है, क्योंकि उन्होंने वहाँ धनी व सजे सबरे भद्रजन की किंतु उन्होंने वहाँ धनी व सजे सबरे भद्रजनों की उपस्थिति और लाखों गरीब भारतीयों की अनुपस्थिति के बीच की विषमता पर अपनी चिंका नहीं, चिंता प्रकट की। गांधी जी ने विशेष सुविधा प्राप्त आमंत्रितों से कहा कि भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपने को इन अलंकरणों से मुक्त ना कर लें और इन्हें भारत के अपने हमवतनों की भलाई में न लगा दें। वे कहते गए कि हमारे लिए स्वशासन तब तक कोई आप अभिप्राय नहीं है स्वशासन का तब तक कोई अभिप्राय नहीं है जब तक हम किसानों से उनके श्रम का लगभग संपूर्ण लाभ स्वयं अथवा अन्य लोगों को ले ले लेने की अनुमति देते रहेंगे। हमारी मुक्ति केवल किसानों के माध्यम से ही हो सकती है। ना तो वकील, ना डॉक्टर, ना ही जमींदार इसे सुरक्षित रख सकते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना एक उत्सव का अवसर था, क्योंकि यहाँ भारतीय धन और भारतीय प्रयासों से संभव एक राष्ट्रवादी विश्वविद्यालय की स्थापना का घोतक था। लेकिन गांधी जी ने स्वयं को बधाई देने के सुर मिलाने की अपेक्षा लोगों को उन किसानों और कामगारों की याद दिलाना चुना, जो भारतीय जनसंख्या के अधिसंख्य हिस्से का निर्माण करने के बावजूद वहाँ श्रोताओं में उपस्थित थे। यहाँ पर आप महात्मा गांधी को देख सकते हैं। ये जो हैं ये महात्मा गांधी है। यहाँ पर आप बाल गंगाधर तिलक को देख सकते हैं, और भी नेता यहाँ पर हैं। और कराची में महात्मा गांधी 1916 की यहाँ पर बात हो रही है। दोस्तों, आगे हम अगर बढ़ें तो एक दृष्टि से फरवरी 1916 में बनारस में गांधी जी का भाषण मात्र वास्तविक तथ्य का ही उद्घाटन था, अर्थात भारतीय राष्ट्रवाद वकीलों, डॉक्टरों और जमींदारों जैसे विशिष्ट वर्गों द्वारा निर्मित था। लेकिन दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो यह वक्तव्य उनकी मंशा भी जाहिर करता था। यह भारतीय राष्ट्रवाद को संपूर्ण भारतीय लोगों का और अधिक अच्छे ढंग से प्रतिनिधित्व करने में सक्षम बनाने की गांधी जी की स्वयं की इच्छा की प्रथम सार्वजनिक उद्घोषणा थी। उसी वर्ष के अंतिम माह में गांधी जी को अपने नियमों को व्यवहार में लाने का अवसर मिला। दिसंबर 1916 में लखनऊ में हुई वार्षिक कांग्रेस में बिहार में चंपारण से आए एक किसान ने उन्हें वहां अंग्रेज नील उत्पादकों द्वारा किसानों के प्रति किए जाने वाले कठोर व्यवहार के बारे में बताया। ये तो अब यहाँ पर उनका जो आंदोलन की शुरुआती चरण है उसकी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस तरह हो रही है और उसका अंत किस तरह हुआ, ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, सिंपली आपने फैक्ट में पढ़ा होगा कि चोरा चोरी कांड से वह बंद हो जाता है और कैसे रोलैक्ट एक्ट के बाद शुरू होता है। लेकिन उससे पहले की जो क्या क्या घटनाएं हुई, किस तरह से उनकी चीज़ें चल रही थी, ये जानने के लिए पूरा सुनना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सुनिए,
1917 का अधिकांश समय महात्मा गांधी को किसानों के लिए काश्तकारी की सुरक्षा के साथ साथ अपनी पसंद की फसल उपजाने की आज़ादी दिलाने में बीता। अगले वर्ष यानी 1918 में गांधी जी गुजरात के अपने गृह राज्य में दो अभियानों में संलग्न रहे। सबसे पहले उन्होंने अहमदाबाद के एक श्रम विवाद में हस्तक्षेप कर कपड़े की मिलों में काम करने वालों के लिए काम करने की बेहतर स्थितियों की मांग की। इसके बाद उन्होंने खेड़ा में फसल चौपट होने पर राज्य से किसानों का लगान माफ करने की मांग की। चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा में की गई पहल से गांधी जी एक ऐसे राष्ट्रवादी के रूप में उभरे जिनमें गरीबों के लिए गहरी सहानुभूति थी। इसी तरह ये सभी स्थानीय संघर्ष थे। इसके बाद 1919 में औपनिवेशिक शासकों ने गांधी जी की झोली में एक ऐसा मुद्दा डाल दिया जिससे वे कहीं अधिक विस्तृत आंदोलन खड़ा कर सकते थे। 1914 से 18 के दौरान जो विश्व युद्ध हुआ, अंग्रेजों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया, बिना जांच के कारावास की अनुमति दे दी, जिसे हम रोलेक्ट एक्ट कहते हैं। इसमें यही कहा गया था कि आपको बिना किसी कारण के, बिना किसी वारंट के आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और फिर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कब छोड़ा जाएगा, कब तक भी रखा जा सकता है बिना किसी वारंट के, बिना किसी कारण बताए कि। इसका एक स्लोगन भी चलता था, नारा भी चलता था शायद, बिना वारंट, ऐसे ही कुछ था, मुझे ध्यान नहीं है, याद आएगा तो बताऊंगा। दोस्तों अब यहाँ पर देखिए तो अब सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली एक समिति की संस्तुतियों के आधार पर देश भर में रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक अभियान चलाया गया। उत्तरी और पश्चिमी भारत के कस्बों में चारों तरफ बंद के समर्थन में दुकानों और स्कूलों के बंद होने के कारण जीवन लगभग ठहर सा गया था। पंजाब में विशेष रूप से कड़ा विरोध हुआ, जहां के बहुत से लोगों ने युद्ध में अंग्रेजों के पक्ष में सेवा की थी और अपनी सेवा के बदले वे इनाम की अपेक्षा कर रहे थे। लेकिन इसकी जगह उन्हें रोलेट एक्ट दिया गया। पंजाब जाते समय गांधी जी को कैद कर लिया गया, स्थानीय कांग्रेस जनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। प्रांत की यह स्थिति धीरे धीरे और तनावपूर्ण होती गई तथा अप्रैल 1919 में अमृतसर में यह खून खराबे के चरमोत्कर्ष पर ही पहुंच गई, जब एक अंग्रेज ब्रिगेडियर ने एक राष्ट्रवादी सभा पर गोली चलाने का हुक्म दिया। तब जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाने गए इस हत्याकांड में 400 से अधिक लोग मारे गए थे। रोलेट सत्याग्रह से ही गांधी जी एक सच्चे राष्ट्रीय नेता बन गए। इसकी सफलता से उत्साहित होकर गांधी जी ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ असहयोग की मांग कर दी। जो भारतीय उपनिवेशवाद का खात्मा करना चाहते थे, उनसे आग्रह किया कि वे स्कूलों, कॉलेजों, न्यायालय न जाएं तथा कर न चुकाएं। संक्षेप में सभी को अंग्रेजी सरकार के साथ सभी ऐच्छिक संबंधों के परित्याग का पालन करने को कहा गया था, यानी कि सरकार की बात मत मानो, सरकार के किसी भी काम को मत करो। गांधी जी ने कहा कि यदि असहयोग का ठीक ढंग से पालन किया गया गांधी जी ने कहा कि यदि असहयोग का ठीक ढंग से पालन किया जाए तो भारत 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य प्राप्त कर लेगा। अपने संघर्ष का और विस्तार करते हुए उन्होंने खिलाफत आंदोलन के साथ हाथ मिला दिया, जो हाल ही में तुर्की शासक कमाल अतातुर्क द्वारा समाप्त किए गए सर्व इस्लामाबाद के प्रतीक खलीफा की पुनर्स्थापना की मांग कर रहा था। कुल मिलाकर गांधी जी भारत में एक बड़े बहाव को चाहते थे जो अंग्रेजों के खिलाफ हो, चाहे वह किसी धार्मिक कारण से लिया गया हो या फिर किसी घटना के विरोध के स्वरूप लिया गया हो। बस एक बड़ी भीड़ या फिर एक बड़ी क्रांति चाहते थे जो अंग्रेजों को दहशत में डाल दे और भारत 1 वर्ष के भीतर ही आज़ाद हो जाए। खिलाफत आंदोलन क्या था, ये जानना बेहद ज़रूरी है। इसे विस्तार से जानते हैं। खिलाफत आंदोलन, जो कि 1919 से 20 के दौरान चला, मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था। इस आंदोलन की क्या मांगे थी वो देखते हैं। पहले कि ऑटोमन साम्राज्य के सभी इस्लामी पवित्र स्थानों पर तुर्की सुल्तान अथवा खलीफा का नियंत्रण बना रहे। जजीरात अल अरब यानी कि अरब
सीरिया, इराक, फिलिस्तीन इस्लामी संप्रभुता के अधीन रहे तथा खलीफा के पास इतने क्षेत्र हों कि वह इस्लामी विश्वास को सुरक्षित करने के योग्य बन सके। कांग्रेस ने इस आंदोलन का समर्थन किया और गांधी जी ने इसे असहयोग आंदोलन के साथ मिलाने का प्रयास किया। इससे ये हो सकता था कि जो भारतीय मुस्लिम हैं वे भी अंग्रेज़ों के खिलाफ हो जाए और इससे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक बड़ा सहयोग मिले। एक लोकप्रिय आंदोलन की तैयारी किस प्रकार की गई ये जानते हैं। गांधी जी ने यह आशा की थी कि असहयोग को खिलाफत के साथ मिलाने से भारत के दो प्रमुख धार्मिक समुदाय हिंदू और मुसलमान मिलकर औपनिवेशिक शासन का अंत कर देंगे। इन आंदोलनों ने निश्चय ही एक लोकप्रिय कार्यवाही के बहाव को उन्मुक्त कर दिया था और ये चीज़ें औपनिवेशिक भारत में बिल्कुल ही अभूतपूर्व थी। विद्यार्थियों ने सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों और कॉलेजों में जाना छोड़ दिया, वकीलों ने अदालत में जाने से मना कर दिया और कई कस्बों और नगरों में श्रमिक वर्ग हड़ताल पर चला गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1921 में 396 हड़तालें हुई जिनमें 6 लाख श्रमिक शामिल थे और इससे 70 लाख कार्य दिवसों का नुकसान हुआ। देहात भी असंतोष से आंदोलित हो रहा था। उत्तरी आंध्र की पहाड़ी जनजातियों ने वन्य कानूनों की अवहेलना कर दी। अवध के किसानों ने कर नहीं चुकाए। कुमाऊं के किसानों ने औपनिवेशिक अधिकारियों का सामान ढोने से मना कर दिया। इन आंदोलनों को कभी कभी स्थानीय राष्ट्रवादी नेतृत्व की अवज्ञा करते हुए कार्यान्वित किया गया। किसानों, श्रमिकों और अन्य ने इसकी अपने ढंग से व्याख्या की तथा औपनिवेशिक शासन के साथ असहयोग के लिए उन्होंने ऊपर से प्राप्त निर्देशों पर टिके रहने के बजाय अपने हितों से मेल खाते तरीकों का इस्तेमाल कर कार्यवाही की। महात्मा गांधी के अमेरिकी जीवनी लेखक लुई फिशर ने लिखा है कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के एक युग का ही नाम हो गया। असहयोग शांति की दृष्टि से नकारात्मक किंतु प्रभाव की दृष्टि से बहुत सकारात्मक था। इसके लिए प्रतिवाद, परित्याग और स्व-अनुशासन आवश्यक थे। यह स्व-शासन के लिए एक प्रशिक्षण था। 1857 के विद्रोह के बाद पहली बार असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी राज की नींव हिल गई। फरवरी 1922 में किसानों के एक समूह ने संयुक्त प्रांत के चौरी चौरा पूर्वा में एक पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर उसमें आग लगा दी। इस अग्निकांड में कई पुलिस वालों की जान चली गई। हिंसा की इस कार्यवाही से गांधी जी को यह आंदोलन तत्काल वापस लेना पड़ा। उन्होंने जोर दिया कि किसी भी तरह की उत्तेजना को निहत्थे और एक तरह से भीड़ की दया पर निर्भर व्यक्तियों की घृणित हत्या के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता। यहाँ पर विदेशी कपड़ों की होलियाँ जलाई जाती थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्रांतिकारी विदेशी कपड़ों को इकट्ठा कर रहे हैं और उन्हें सामूहिक रूप से सामने किसी चौराहे पर रखकर जलाया जाता था ताकि लोगों के मन में ये भावना आ सके कि जिस तरह से ये विदेशी कपड़ा जल रहे हैं उसी तरह से एक दिन हम सभी मिलकर विदेशी सत्ता को उखाड़ फेंक सकते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान हजारों भारतीयों को जेल में डाल दिया गया। स्वयं गांधी जी को मार्च 1922 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर जांच की कार्यवाही की अध्यक्षता करने वाले जज जस्टिस C.M. ब्रूमफील्ड ने उन्हें सजा सुनाते हुए एक महत्वपूर्ण भाषण दिया। जज ने टिप्पणी की कि इस तथ्य को नकारना असंभव होगा कि मैंने आज तक जिनकी जांच की है अथवा करूंगा आप उनमें भिन्न श्रेणी के हैं। इस तथ्य को नकारना असंभव होगा कि आपके लाखों देशवासियों की दृष्टि में आप एक महान देशभक्त और नेता हैं। यहाँ तक कि राजनीति में जो लोग आपसे भिन्न मत रखते हैं वे भी आपको उच्च आदर्शों और पवित्र जीवन वाले व्यक्ति के रूप में देखते हैं। चूंकि गांधी जी ने कानून की अवहेलना की थी अतः उस समय न्यायपीठ के लिए गांधी जी को 6 वर्ष की जेल की सजा सुनाया जाना आवश्यक था। लेकिन जज ब्रूमफील्ड ने कहा कि यदि भारत में घट रही घटनाओं की वजह से सरकार के लिए सजा के इन वर्षों में कमी और आपको मुक्त करना संभव हुआ तो इससे मुझसे ज़्यादा कोई प्रसन्न नहीं होगा। वे किस तरह से एक जननेता के रूप में उभरे ये जानना भी बेहद ज़रूरी है। 1922 तक गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवाद को एकदम परिवर्तित कर दिया
और इस प्रकार फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अपने भाषण में किए गए वायदे को उन्होंने पूरा किया। अब यह व्यावसायिकों व बुद्धिजीवियों का ही आंदोलन नहीं रहा। अब हजारों की संख्या में किसानों, श्रमिकों और कारीगरों ने भी इसमें भाग लेना शुरू कर दिया। इनमें से कई गांधी जी के प्रति आदर व्यक्त करते हुए उन्हें अपना महात्मा कहने लगे। उन्होंने इस बात की प्रशंसा की कि गांधी जी उनकी ही तरह वस्त्र पहनते थे, उनकी ही तरह रहते थे और उनकी ही भाषा बोलते थे। अन्य नेताओं की तरह वे सामान्य जनसमूह से अलग खड़े नहीं होते थे, बल्कि वे उनसे सहानुभूति रखते तथा उनसे घनिष्ठ संबंध भी स्थापित कर लेते थे। सामान्य जन के साथ इस तरह की पहचान उनके वस्त्रों में विशेष रूप से परिलक्षित होती थी। जहां अन्य राष्ट्रवादी नेता पश्चिमी शैली के सूट अथवा भारतीय बंदलखा जैसे औपचारिक वस्त्र पहनते थे, वहीं गांधी जी लोगों के बीच एक साधारण धोती में जाते थे। इस बीच प्रत्येक दिन का कुछ हिस्सा वे चरखा चलाने में बिताते थे। अन्य राष्ट्रवादियों को भी उन्होंने ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया था। सूत कताई के कार्य ने गांधी जी को पारंपरिक जाति व्यवस्था में प्रचलित मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम की दीवार तोड़ने में मदद की थी। 1921 में दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मुंडवा लिया था और गरीबों के साथ अपना तादात्म्य स्थापित करने के लिए उन्होंने सूती वस्त्र पहनना आरंभ कर दिया था। उनका यह नया रूप तपस्या और संयम का प्रतीक भी बना और ये ऐसी विशेषताएं थी जिनका गांधी जी आधुनिक विश्व की उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रति उत्तर में गुणगान करते थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से वे मशीनों का यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। महात्मा गांधी तकनीक के खिलाफ नहीं थे, लेकिन वे तकनीक के एक बड़े पैमाने के खिलाफ थे जो रोजगार को खा सकती थी। यहाँ पर यंग इंडिया में उन्होंने लिखा, मेरी आपत्ति मशीन के प्रति सनक से है। यह सनक श्रम बचाने की मशीनरी के लिए है। ये तब तक श्रम बचाते रहेंगे जब तक कि हजारों लोग बिना काम के और भूख से मरने के लिए सड़कों पर न फेंक दिए जाएं। मैं मानव समुदाय के किसी एक हिस्से के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए समय और श्रम बचाना चाहता हूँ। मैं धन का केंद्रीकरण कुछ ही लोगों के हाथों में नहीं, बल्कि सभी के हाथों में करना चाहता हूँ। यहाँ पर उन्होंने यंग इंडिया में 17 मार्च 1927 को लिखा, खद्दर मशीनरी को नष्ट नहीं करना चाहता, बल्कि यह इसके प्रयोग को नियमित करना चाहता है। इससे इसके विकास को नियंत्रित करता है। यह मशीनरी का प्रयोग सर्वाधिक गरीब लोगों के लिए उनकी अपनी झोपड़ियों में करता है। पहिया अपने आप में ही मशीनरी का एक उत्कृष्ट नमूना है। इतिहासकार शाहिद अमीन ने एक मंत्रमुग्ध कर देने वाले अध्ययन में स्थानीय प्रेस द्वारा ज्ञात रिपोर्टों और अफवाहों के जरिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों के मन में महात्मा गांधी जी की जो कल्पना थी उसे ढूंढ निकालने की कोशिश की है। फरवरी 1921 में जब वे इस क्षेत्र से गुजर रहे थे तो हर जगह भीड़ ने उनका बड़ा प्यार से स्वागत किया। उनके भाषणों के दौरान कैसा माहौल होता था, इस पर गोरखपुर के एक हिंदी समाचार पत्र ने यह रिपोर्ट लिखी थी उस समय पर। तो आइए इसे हम पढ़ते हैं और उस दौर में जानने का प्रयास करते हैं। तो अपने दिमाग में ये चीज़ें टाइप कीजिए और उस दौर में जानने का प्रयास कीजिए। भटनी में गांधी जी ने स्थानीय जनता को संबोधित किया और इसके बाद ट्रेन गोरखपुर के लिए रवाना हो गई। नूनखार, देवरिया, गौरी बाजार, चौरी चौरा और कुसमुही स्टेशनों पर 15 से 20 हजार से कम लोग नहीं थे। महात्मा जी कुसुमिही के दृश्य को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि जंगल के बीच स्थित होने के बावजूद उस स्टेशन पर 10,000 से कम लोग नहीं थे। प्रेस में अभिभूत होकर कुछ लोग रोते हुए दिखाई दे रहे थे। देवरिया के लोग गांधी जी को भेनी यानी कि दान देना चाहते थे, किंतु इसे उन्होंने उनसे गोरखपुर में देने को कहा। लेकिन चौरी चौरा में एक मारवाड़ी सज्जन ने किसी तरह उन्हें कुछ दे दिया।
इसके बाद यह क्रम रुका ही नहीं, एक चादर फैला दी गई जिस पर रुपयों और सिक्कों की बारिश होने लगी। यह दृश्य था गोरखपुर स्टेशन के बाहर। महात्मा गांधी एक ऊंची गाड़ी पर खड़े हो गए और लोगों ने कुछ मिनटों के लिए उनके दर्शन कर लिए। गांधी जी जहाँ भी गए वहीं उनकी चमत्कारिक शक्तियों की अफवाहें फैल गई। कुछ स्थानों पर यह कहा गया कि उन्हें राजा द्वारा किसानों के दुख तकलीफ सुधार करने के लिए भेजा गया है तथा उनके पास सभी स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों को अस्वीकृत करने की शक्ति है। कुछ अन्य स्थानों पर यह दावा किया गया कि गांधी जी की शक्ति अंग्रेज बादशाहों से उत्कृष्ट है और यह कि उनके आने से औपनिवेशिक शासक जिले से भाग जाएंगे। गांधी जी का विरोध करने वालों के लिए भयंकर परिणाम की बात बताती कहानियां भी हैं। इस तरह की अफवाहें फैली कि गांधी जी की आलोचना करने वाले गांव के लोग के घर रहस्यात्मक रूप से गिर गए अथवा उनकी फसल चौपट हो गई। गांधी बाबा, गांधी महाराज अथवा सामान्य महात्मा जैसे अलग अलग नामों से ज्ञात गांधी जी भारतीय किसान के लिए एक उद्धारक के समान थे, जो उनकी ऊंची करो दमनात्मक अधिकारियों में से सुरक्षा करने वाले और उनके जीवन में मान मर्यादा और स्वायत्तता वापस लाने वाले थे। गरीबों, विशेषकर किसानों के बीच गांधी जी की अपील को उनकी सात्विक जीवन शैली और उनके द्वारा धोती कुर्ता तथा चरखा जैसे प्रतीकों के विवेकपूर्ण प्रयोग से बहुत बल मिल गया था। अभी सोचिए, जब हम कहीं किसी व्यक्ति को देखते हैं, वो व्यक्ति जब हमसे बिल्कुल विपरीत होता है तो हम थोड़े सहज नहीं हो पाते हैं। जैसे अचानक से कोई फॉरेनर हमसे हमारे पास आकर पूछने लगे या फिर उससे हमें बात करने का मौका मिले तो हम थोड़े से असहज होंगे या फिर हम अपने आप को कुछ अलग दिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक व्यक्ति जो फॉरेनर है लेकिन वो हमारी तरह कपड़े वगैरह पहन कर आता है और हमें यह एहसास नहीं होता कि ये फॉरेनर है, तो हम उससे बहुत ही नॉर्मल तरीके से बात करेंगे, जिस तरह हम अपने किसी जानने वाले को करते हैं या फिर हम अपने आसपास के लोग से करते हैं। तो महात्मा गांधी का जो एक टर्निंग पॉइंट था या फिर उन्होंने जो एक बहुत बड़ा बदलाव किया जो अभी तक नेता नहीं कर पा रहे थे, वो ये था कि जिन लोगों के लिए काम करना है, जिन लोगों को मुक्ति दिलानी है या फिर जिन लोगों का नेता बनना है, उनकी तरह सोचना, उनकी तरह रहना, उनके बीच में जाना, ये एक बहुत बड़ा काम था जो महात्मा गांधी कर रहे थे। महात्मा गांधी एक व्यापारी व पेशे से वकील थे, लेकिन उनकी सादी जीवन शैली तथा हाथों से काम करने के प्रति उनके लगाव की वजह से वे गरीब श्रमिकों के प्रति बहुत अधिक सहानुभूति रखते थे तथा बदले में वे लोग गांधी जी से समानुभूति रखते थे। जहां अधिकांश अन्य राजनीतिक उन्हें कृपा की दृष्टि से देखते थे, वहीं ये न केवल उनके जैसा दिखने बल्कि उन्हें अच्छी तरह समझने और उनके जीवन के साथ स्वयं को जोड़ने के लिए सामने आते थे। महात्मा गांधी का जन अनुरोध निसंदेह कपट से मुक्त था और भारतीय राजनीति के संदर्भ में तो बिना किसी पूर्व उदाहरण के यह भी कहा जा सकता है कि राष्ट्रवाद के आधार को और व्यापक बनाने में उनकी सफलता का राज उनके द्वारा सावधानीपूर्वक किया गया संगठन था। भारत के विभिन्न भागों में कांग्रेस की नई शाखाएं खोली गई। रजवाड़ों में राष्ट्रवादी सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिए प्रजामंडलों की एक श्रृंखला स्थापित की गई। गांधी जी ने राष्ट्रवादी संदेश का संचार शासकों की अंग्रेजी भाषा की जगह मातृभाषा में करने को प्रोत्साहित किया। इस प्रकार कांग्रेस की प्रांतीय समितियां ब्रिटिश भारत की कृत्रिम सीमाओं की अपेक्षा भाषाई क्षेत्रों पर आधारित थी। उस समय के बहुत सारे उद्योगपति जैसे जीडी बिरला जैसे लोग उनके प्रति, जो घनश्याम दास बिरला थे, उनके प्रति काफ़ी झुकाव उनका हो गया और उन्होंने उन्हें समर्थन भी दिया। महात्मा गांधी की स्वयं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, लेकिन गांधीवादी राष्ट्रवाद का विकास बहुत हद तक उनके अनुयायियों पर निर्भर था। 1917 से 22 के बीच भारतीयों के एक बहुत ही प्रतिभाशाली वर्ग ने स्वयं को गांधी जी से जोड़ लिया। इनमें महादेव देसाई, वल्लभ भाई पटेल, जे बी कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आज़ाद,
जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, गोविंद वल्लभ पंत और सी राजगोपालाचारी जैसे नेता शामिल थे। गांधी जी के ये घनिष्ठ सहयोगी विशेष रूप से भिन्न भिन्न क्षेत्रों के साथ ही भिन्न भिन्न धार्मिक परंपराओं से आए थे। इसके बाद उन्होंने अनगिनत अन्य भारतीयों को कांग्रेस में शामिल होने और इसके लिए काम करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन यहाँ पर हम शाहिद अमीन जो अपनी किताब गांधी जी एज महात्मा सबाल्टर्न स्टडी के जो वॉल्यूम 3 है उसमें बात करते हैं, उसमें भी कुछ और नई चीज़ें लिखते हैं। जैसे कुछ अफवाहें लोगों के बीच में महात्मा गांधी से जुड़ी चला करती थी। वो क्या अफवाहें उन्हें जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहली ऐसी अफवाहें थी कि महात्मा गांधी का विरोध करने वाले लोग निरपवाद रूप से किसी न किसी त्रासदी का शिकार हुए थे। पहला, गोरखपुर के एक सज्जन ने चरखा चलाए जाने की आवश्यकता पर प्रश्न उठाया, उनके घर में आग लग गई। दूसरा, अप्रैल 1921 में उत्तर प्रदेश के एक गांव में कुछ लोग जुआ खेल रहे थे। किसी ने उन्हें ऐसा करने से रोका। जुआ खेल रहे समूह में से एक ने रुकने से मना कर दिया और गांधी जी को अपशब्द कहा। अगले दिन उसकी बकरी को उसके ही 4 कुत्तों ने काट खाया। गोरखपुर के एक किसान ने शराब पीना छोड़ने का निश्चय किया। एक व्यक्ति अपने निश्चय पर कायम नहीं रहा। जब वह शराब की दुकान की तलाश में जा रहा था तो उसके रास्ते में रोड़ों की बारिश होने लगी। ज्यों ही उसने गांधी जी का नाम लिया, रोड़ों की बारिश बंद हो गई। तो कुल मिलाकर हम देखते हैं कि कई सारी चीज़ें जो जुड़ती है ना, जब आप किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगते हैं तो जो लोग उनसे पसंद नहीं करते तो कई प्रकार की थ्योरी बनती रहती है। कई सारे लोग यह कहते थे कि गांधी जी आज़ादी लाएंगे। कोई आज अलग अलग प्रकार की लोगों के मन में भ्रांतियाँ थी। इसी तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। महात्मा गांधी फरवरी 1924 में जेल से रिहा हो गए और अब उन्होंने अपना ध्यान घर में बुने कपड़े यानी कि खादी को बढ़ावा देने तथा छुआछूत को समाप्त करने पर लगाया। गांधी जी राजनीतिक जितने थे उतने ही वे समाज सुधारक थे। उनका विश्वास था कि स्वतंत्रता के योग बनने के लिए भारतीयों को बाल विवाह और छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों से मुक्त होना पड़ेगा। एक मत के भारतीयों को दूसरे मत के भारतीयों के लिए सच्चा संयम लाना होगा और इस प्रकार उन्होंने हिंदू मुस्लिम के बीच जो सौहार्द था उसे और बढ़ावा दिया और इस पर बल दिया। दोस्तों, यहाँ पर हम नमक सत्याग्रह पर बात करेंगे, लेकिन वीडियो यहाँ पर थोड़ा सा लंबा हो रहा है। 32 मिनट तक हम पहुँच चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमें ज़्यादा लंबा वीडियो करना चाहिए। इसके पीछे वजह यह है कि मैं पहले भी एनसीईआरटी के लंबे लंबे 1.5 घंटे के वीडियो डाल चुका हूँ। कोई देखता नहीं है यार। जब छोटे वीडियो डालेंगे ना तो लोग देखेंगे, नहीं भी देखेंगे तो नहीं जाता। लेकिन जब मैं खुद रिपीट करूँगा अपनी चीज़ों को, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ और कुल मिलाकर ये चीज़ मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मैं बार बार बुक तो पढ़ नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं अपने वीडियो को ऑन कर लूँगा। मेरा चैनल मोनेटाइज भी नहीं है तो अपने वीडियो में ऑन कर लूँगा, साउंड तेज़ कर दूँगा और फ़ोन को एक जगह रख दूँगा और बस किसी पॉडकास्ट की तरह सुनते रहूँगा पूरे लेसन। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं मैं खुद को क्लैरिफाई तो कर पाऊँगा, खुद की तैयारी को बेहतर तो कर पाऊँगा। अब इसके ज़रिए और किसी की हेल्प हो जाती है तो अच्छी बात है यार। तो वही है, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको यहाँ तक तो पसंद आया होगा। अब अगले पार्ट को जाकर देखिए और उसमें नमक सत्याग्रह हो, फिर पूना फैक्ट भी शायद इसमें बताएंगे हम, और भारत छोड़ो आंदोलन, बहुत सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिए, नोट्स बनाइए और पढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।